नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास का जो चैप्टर हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। यह लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, वो लिया गया है। इसमें सभी वह प्रश्न जो हम लोग आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में पढ़े हैं वो सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे हल करेंगे। क्वेश्चंस एक में है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ए आर्थिक क्षेत्र में, बी राजनीतिक क्षेत्र में, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक। सबसे अधिक अंग्रेजी शासन का आर्थिक क्षेत्र में पड़ा। कैसे आर्थिक क्षेत्र में पड़ा? क्योंकि ब्रिटिश का जो भी नीति आया, बात की जाए उसका जो औद्योगिक विऔद्योगिकरण, द्वैत शासन, धन का निष्कासन, जितने भी जो उसके भू राजस्व संबंधी व्यवस्था चलाए गए हैं, जिसमें रैयत बाड़ी हो, चाहे वह महाल बाड़ी हो, चाहे वह स्थायी हो, तो सभी का सभी जो भी उसका प्रभाव पड़ा कहीं ना कहीं वो आर्थिक स्थिति पे ही पड़ा। तो इसका सही जवाब आर्थिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, सूची 2 में है विशेषता। सूची 1 में है वाणिज्य चरण 1757 से 1813, बी में औद्योगिक चरण 1813 से 1860, सी में वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947। सूची 2 में एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, 2 में मुक्त व्यापार का काल, 3 में ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो हम लोग देखेंगे कि जो वाणिज्य का चरण रहा था वह प्रथम चरण जो हम लोग पढ़े थे कि प्रथम चरण 1757 से 1813 जो रहा था उसमें क्या रहा था? एकाधिकार व्यापार पर रहा था, यानी जो भी व्यापार था उस पर सिर्फ ब्रिटेन ही व्यापार कर सकता था, एकाधिकार था। और प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। सेकेंड में जो औद्योगिक कारण रहा वो 1813 से 1860 ईस्वी में, इसमें मुक्त व्यापार का काल कहा जाता। क्यों? क्योंकि 1813 में से चीन और चाय को छोड़कर सभी पर से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, केवल चीन और चाय पे था। वह भी कुछ समय बाद 1833 में चीन एवं चाय पर जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसलिए औद्योगिक चरण को 1813 से 1860 के बीच कहा जाता है, जो मुक्त व्यापार का काल था। और तीसरा सी में है वित्तीय पूंजीवाद। यह 1860 से 1947 के बीच में रहा था वित्तीय पूंजीवाद। इसे ब्रिटिश पूंजी का निवेश का काल कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश क्या किए? निवेश करना स्टार्ट किए। वो सिर्फ निवेश तो इसलिए किए दिखावा के रूप में कि भारतीयों को सुख सुविधा के लिए वो निवेश करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी उनका आर्थिक शोषण रहता है। तो इस तरह से हम लोग 3 चरण को देखिए। वाणिज्य चरण, प्रथम चरण जो है वाणिज्य चरण कहलाता है, वह 1757 से 1813 का काल आता है। द्वितीय चरण जो औद्योगिक चरण कहलाता है, जो औद्योगिक चरण जिसमें उद्योगों का क्या होता है? उद्योग विकास होता है। यहाँ से भारत में जो उद्योग होता है उसको औद्योगिक, भारत के लिए भी औद्योगिकीकरण होता है, जबकि ब्रिटेन के लिए औद्योगिकीकरण होता है। क्योंकि विऔद्योगिकीकरण इसलिए भारत में होता है क्योंकि भारत में जो भी उद्योग रहते हैं वो लघु स्तर पर ही होते हैं, उनका बंद हो जाता है और बंद ही रह जाते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में जो उद्योग होते हैं वह धीरे धीरे बंद होकर वह उसको बड़े रूप में बन जाते हैं। तो इस तरह से द्वितीय युग जो रहा औद्योगिक का चरण रहा। और तृतीय चरण जो वित्तीय पूंजीवाद का चरण रहा, इसमें क्या किए? निवेश करना स्टार्ट किए, बैंक में, रेल में, बागानों में, चाय एवं चीनी, ये सब पर निवेश करना स्टार्ट किए। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तीसरा देखेंगे, थर्ड में, भारत में अंग्रेज की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई? पहला है प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी है बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी है कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, डी में 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो भारत में अंग्रेजों की लूट जो है वह प्लासी के युद्ध जो 1757 ईस्वी में होता है सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच, उसके बाद ही क्या होता है? ब्रिटिशों का लूट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उसके बाद फिर मीर कासिम बनता है, तो मीर कासिम यही बोलता है कि जितना लूटना है लूट सको, यह सोने का खजाना है। एक वक्तव्य भी मीर कासिम का वहां पे पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से जो बोला जाता है कि 57 प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें ब्रिटिशर्स को वह भारत पर अधिकार करने का जो रास्ता होता है वह रास्ता खोल देता है। अगला है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूभाग व्यवस्था को नहीं अपनाया? ऑप्शन ए है अस्थाई बंदोबस्त, बी है रैयतबाड़ी बंदोबस्त, सी है महालबाड़ी बंदोबस्त, डी है दहसाला व्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दहसाला व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। जो है ब्रिटिश सभी तरह भू राजस्व पाला, वह अस्थाई बंदोबस्त अपनाते हैं कर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में, और दूसरा वो अस्थाई बंदोबस्त अपनाते हैं किनके शासनकाल में?
कर्नल रीड और मुनरो के शासनकाल में, जो 1792 से 1820 होता है। उसके बाद महालबाड़ी बंदोबस्त जो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के शासनकाल में, जो 1819 ईस्वी में। तो इस तरह से दहसाला व्यवस्था को ब्रिटिश काल में नहीं अपनाया जाता। पांचवा है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई? ऑप्शन ए है विलियम डाडले, सी है रोजगार स्मिथ, डी है लॉर्ड डलहौजी, सी है वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत में पहला बार रेल लाइन 1853 ईस्वी में बिछाया गया था मुंबई से थाने के क्षेत्र में। और यह जो रेल लाइन बिछाने का मकसद था, इसमें भी रेल लाइन विकसित करने के लिए बोला गया था कि व्यापारी भारतीयों को हित के लिए, लेकिन वास्तविकता में वो भारतीयों का हित नहीं था, उसमें अंग्रेजों का हित छुपा हुआ था। क्योंकि रेल का विकास करने के पीछे उनके पीछे कारण ये था कि ताकि वो सैनिकों को आसानी से कहीं भी पहुंचा सके, ला सके। उसके बाद कच्चे माल को जहां से भी हो वहां से वह इकट्ठा करके जहां पहुंचाना हो पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या था, रेल लाइन का विकास। तो उसके शासनकाल जो 1853 हो जाएगा, डलहौजी का शासनकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है लाला लाजपत राय। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत का सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अवगत करवाया था। उन्होंने इसके संबंध में भारतीयों को अवगत करवाने के लिए कुछ पुस्तकें और लेख भी लिखे थे, जैसे लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक, ये सभी का उन्होंने लिखा भी था। अगला है वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच शुरू की? ऑप्शन ए है बंबई एवं ठाणे, बी है कलकत्ता एवं मद्रास, सी है बंबई और आगरा, डी है कलकत्ता और आगरा। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा। इसी के बीच वह पहली टेलीग्राफ लाइन शुरुआत किया था। 8वां देखेंगे, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जो ब्रिटिश के द्वारा भू राजस्व प्रणाली स्टार्ट किया गया था, उसमें सबसे अधिक लाभ किसको मिला? ऑप्शन ए है बटाईदार को, ऑप्शन बी है किसान को, सी है जमींदार को, डी है कृषि मजदूर को। तो सबसे अधिक लाभ जमींदार को मिलता है, क्योंकि जो शुरू में जो रैयतवारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया जाता है, उसमें जमींदारों को ही वसूलने के लिए दिया जाता है। वह 10/11 भाग तहसील कर ब्रिटिश शासन को दे देते हैं और 1/11 भाग वो खुद रख लेते हैं। तो सबसे अधिक लाभ जमींदार को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ए है सूरत, बी है मुंबई, सी है अहमदाबाद और डी है कोयम्बटूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग है वह मुंबई में स्थापित किया गया था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। 10वां, अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में से कौन सा कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? कह रहा है कि जो अंग्रेज द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया, उसमें से कौन सा व्यवस्था किसानों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता? पहला है बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, बी है मद्रास प्रांत की रैयतवारी भू व्यवस्था, सी है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, डी है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अस्थायी बंदोबस्त है वह कर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को वसूलने के लिए दे दिया गया था। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, यह 2 प्रेसिडेंसी मद्रास और मुंबई में और असम में लाया गया था। इसमें है जो जमींदार को ना देकर रैयत वाले किसानों को भूमि को नपाई करके खुद किसान से ही डायरेक्ट जो भी चुंगी राजस्व होता था वो दिया गया अधिकार। तो सबसे अधिक जो है लाभ मिलता है वह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास प्रांत का था, उसमें सबसे अधिक किसानों को सुरक्षा मिलता। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या आप समझे क्यों? इसलिए क्योंकि वह डायरेक्ट इसमें किसान से ये डायरेक्ट लिया जाता था टैक्स, जो भी भू राजस्व था। 11वां, किसके द्वारा बंगाल और बिहार को अस्थायी बंदोबस्त और इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया? पहला है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, बी वारेन हेस्टिंग द्वारा, सी लॉर्ड बेरेस्ली द्वारा, डी कर्नवालिस के द्वारा। तो बंगाल और बिहार, ये बंगाल और बिहार आपको पता होना चाहिए यह कौन सा प्रांत में आता है? यह आता है पूर्वी क्षेत्रों में। तो जो पहला जो अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इन क्षेत्रों में लागू किया गया था, टोटल पूर्वी भागों में।
तो उस टाइम जो व्यवस्था चलाया गया था उसका किसके शासनकाल में? कर्नवालिस के शासनकाल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, 1793 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखेंगे। एक बार में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? पहला है 1753 में, 1793 में, सी है 1762 में, डी 1803 में। तो आपको याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था 3 तरीके से लागू किया गया। पहला अस्थाई बंदोबस्त, और दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो अस्थाई बंदोबस्त था, उसमें जमींदारों को भू राजस्व तहसीलने के लिए दे दिया गया था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में वह किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेता था, और महालवाड़ी में पूरे महल या गांव से लेता था। जो यह पहला जो अस्थाई बंदोबस्त है वह कर्नवालिस के टाइम में 1793 में लागू किया गया था, और रैयतवाड़ी को ठीक इसके 1 साल कम जो कर्नल रीड के शासनकाल में 1792 में किया गया था, और मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में। और उसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त जो लॉर्ड मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा ठीक इसके 1 साल बाद 1819 ईस्वी में लागू किया गया। तो इसमें आपको आंसर आपको मिल गया और रैयतवाड़ी है तो 1820 हो जाएगा। अगला देखेंगे, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया? ये ध्यान रखेंगे। अभी हम आपको बताएं कि महलवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया। किनके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा। ठीक जो मुनरो के 1820 था उससे 1 वर्ष कम 1819 ईस्वी में। लेकिन औपचारिक रूप से पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1822 ईस्वी में। 14 का सही जवाब हो जाएगा डी। 15वां स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। किस किस में स्थायी बंदोबस्त लागू किए गए? देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं। जो अस्थाई बंदोबस्त है वह पूर्वी क्षेत्र में लागू किया गया। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त है यह दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में लागू किया गया। उसके बाद जो महलवाड़ी बंदोबस्त है यह उत्तर पश्चिम साइड में लागू किया गया। तो कर है कि अस्थाई बंदोबस्त, उस अस्थाई बंदोबस्त जहां पर लागू किया गया था यह कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा 1792 1820 में लागू किया गया था। कहाँ? बंगाल में, उड़ीसा में, 2 गो प्रेसिडेंसी इसमें था, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। उसके बाद उड़ीसा, बिहार, बनारस। यह तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा। 16 में है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बिहार, बी है दक्षिण भारत, सी है गुजरात, डी है असम। तो अफीम के लिए बिहार था। आप जब यूरोपीय भारत का आगमन जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी चर्चा हुआ था कि डच क्या करता है, इस अफीम और सोडा के अत्यधिक उत्पादन के कारण वह 1632 ईस्वी में पटना में एक फैक्ट्री का भी स्थापना करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च तटकर, डी कारीगरों की अनुपलब्धता। तो जो 18वीं शताब्दी में वस्त्र के पतन का जो मेन उत्तरदायी कारण था ऑप्शन नंबर सी था कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च तटकर था। 18वां है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है दीनबंधु, सी है शरत चंद्र चटर्जी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला देखेंगे 19 में देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ कहवा बागान लगाया गया था? ए है चिकमंगलूर जनपद में, बी कुर्ग जनपद में, सी नीलगिरी जनपद में, डी वायनाड जनपद में। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायनाड जनपद में। 20 है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? पहला है दादा भाई नौरोजी, बी है M.N. राय, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है राम मनोहर लोहिया। तो आर्थिक दोहन को सबसे पहले किसने प्रतिपादन किए थे? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में एक लेख भी लिखे थे, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। उसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक लेके आई थी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके माध्यम से वह भारतीयों को दर्शाए थे कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन कर रहा है।
21वां देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो किसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? आपको मैं भी बताएं कि कर्नल रीड और ये टॉमस मुनरो ये क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। 22 का ऑप्शन नंबर सी। 23 में है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? आपको बताया गया कि जो प्रथम रेल लाइन का विकास है 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच में किया गया था, जो 23 का ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, मुंबई और ठाणे। 24 देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का उद्देश्य था। क्या था आधुनिक शिक्षा का प्रसार और क्यों था, क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए पढ़ेंगे, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी में भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी भारत के लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों में से पढ़ने के बाद सबसे उपयुक्त सटीक जवाब ए मिलता है, क्योंकि अगर ब्रिटिश भारत में जो भी व्यवस्था लागू कर रहा था, जो भी निवेश कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उसका आर्थिक लाभ और भारत का आर्थिक शोषण ही छुपा हुआ था। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 25 में देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगाना भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? देखिए, आपको हम बता देते हैं कि जो अस्थायी बंदोबस्त है उसमें सबसे ज्यादा लगान लिया जाता था, क्योंकि वो जमींदारों को दिया गया था। उसमें जमींदार भी रखते थे और अंग्रेज भी रखते थे। तो ऑप्शन ए में है 89%, बी में है 11%, सी में 66%, डी में है 33%। इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त में 89%, जो बहुत ज्यादा था उस टाइम। 26 देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। तो ये सभी शामिल था। मद्रास तो था ही, 2 प्रेसिडेंसी, मुंबई, मद्रास और मुंबई था, असम भी था, और पूर्वी बंगाल और कुर्ग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, डी में सभी है। 27 में देखेंगे, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत में पहला है मार्टिन बर्ड को, बी है टॉमस मुनरो को, सी है कैप्टन रीड को, और डी है चार्ल्स ग्रांट को। तो उत्तरी भारत में तो आपको हम बताए थे, उत्तरी भारत में कौन सा व्यवस्था लागू था? खासकर महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी में कौन था? मार्टिन बर्ड थे। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें वह मध्य प्रांत भी था, पंजाब भी था, पश्चिम यूपी भी था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 28, समस्त अंग्रेज भारत का सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? ए है अस्थायी व्यवस्था, बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी है महालवाड़ी व्यवस्था, डी में से कोई नहीं। आपको हम बता देते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था, पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। जो अस्थाई बंदोबस्त था पूरे भारत में 19% भागों पर लागू था, रैयतवाड़ी पूरे भारत में 51% क्षेत्रों पर लागू था, और 30% क्षेत्र पर महालवाड़ी था। तो 51% में सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यही ऐसा था जो किसानों के थोड़ा हित में था भू राजस्व व्यवस्था। 29 में देखेंगे, भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? पढ़ेंगे क्या उद्देश्य था। पहला है और आगे राजनीतिक सुधार के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, बी में श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, और सी में है भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, डी में भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। जो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। यही था जो व्हिटली आयोग 1929 का था। इसका यही उद्देश्य था कि जो श्रमिकों का जो अभी का जो स्थिति है उसको प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना था। 30 में देखेंगे, भारत
में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। ए है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी है अवध कमर्शियल बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो 30 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवध कमर्शियल बैंक है, जो भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, कौन सा बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक, जो भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ था। अगला है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी है मुंबई प्रेसिडेंसी, डी है मद्रास प्रेसिडेंसी या मुंबई प्रेसिडेंसी। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, दो प्रेसिडेंसी जिसमें मद्रास और मुंबई, तो ऑप्शन नंबर डी में मद्रास और मुंबई दोनों प्रेसिडेंसी है। 32 में देखेंगे भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य के बारे में पूछा। ऑप्शन ए पढ़ेंगे, जहां तक अदालतों का दांडिक आधिकारिक का संबंध था, भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी में देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। सी है प्रशासनिक सेवाएं परीक्षा भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उनमें बैठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी है आर्म्स एक्ट में संशोधन कर भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। इल्बर्ट बिल का था कि क्या कर सके, अदालतों की दांडिक अधिकारी का संबंध तथा भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, यही था उसका। 32 में देखेंगे, 32 तो देख लिए, 33 देखते हैं अब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है, ए में बड़े सामंत को आवंटित भूमि, बी में माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, सी में उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, डी में ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त। सूची 2 में जागीरदारी प्रणाली, 2 में रैयतवाड़ी प्रणाली, सी में महलवाड़ी प्रणाली और डी में है जमींदारी प्रणाली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। एक नहीं होगा, बी होगा। देखिए रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या था? रैयतवाड़ी प्रणाली में था कि गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय देने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित किया गया था भूमि, क्योंकि इसमें डायरेक्ट किसान से लिया जाता था। उप किराएदार रैयतवाड़ी में था, महलवाड़ी में था कि ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें पूरे ग्राम से, पूरे महाल से, यानी महाल का मतलब गांव होता है, पूरे से लिया जाता था। तो चौथा में ग्राम स्तर पर यानी गांव स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती वह महलवाड़ी प्रणाली कहलाई। तो हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और बच गया बाकी, तो 1 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा बी। तो इस तरह से 33 का आंसर बी सही होगा। अगला देखेंगे 34 में देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहला ए है भारी उद्योगों का अभाव था, बी विदेशी पूंजी की कमी थी, सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, डी धार्मिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने का तरजीह या प्राथमिकता। तो इसका 34 का सही जवाब हो जाएगा ए भारी उद्योगों का अभाव। पैंतीस में देखेंगे, भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु के व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? 1813 के चार्टर एक्ट में कह रहा है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, सिर्फ 2 को छोड़कर, 2 पर चीन और चाय पर सिर्फ अभी भी ब्रिटेन का एकाधिकार था। तो इस ऑप्शन चारों में देखने पर एक में कागज, बी में जूट, सी में चाय और डी में चीनी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा चाय। 36 देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक
अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? ए ऑप्शन ए है 1813 की चार्टर एक्ट, बी है 1833 का चार्टर एक्ट, सी है 1858 का विक्टोरिया के घोषणा एक्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा 1833 का ऐसा चार्टर एक्ट था जिसमें पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और सभी के लिए यह व्यापार खोल दिया गया था। जो चीन और चाय को लास्ट में बचा हुआ था वो भी उसमें हटा दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 देखेंगे। 37 में अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था, क्या कारण था? पहला है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी थी, डी खेतिहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि उसमें जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। अड़तीसवां है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में किन कथनों पर विचार कीजिए। क्या था ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में? पहला, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। बी में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। तीसरा, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें कह रहा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कथन एक, कथन दो की कथन तीन? तो देखा जाए ये जो आंसर है वह सभी कथन सही है। एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। अस्थाई का मतलब अस्थाई ही संबोधन करवा रहा है, हमेशा के लिए इसको लगान को निश्चित किया गया। रैयतवाड़ी में क्या है? रैयतों से लगान, मैंने जो रैयत मैंने जिसका जो ओरिजिनल भूमि होता था उससे डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तीसरा में महालवाड़ी, महाल पूरे करा, प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग से, जैसे मान लेते एक महाल में जितना भी खेत आ गया टोटल से वो लेना स्टार्ट कर दिया कि हम प्रत्येक से खेत से जाके नहीं लेंगे, इस महाल में जितना भी खेत आता है सब मिलके इकट्ठा करके हमको दे दीजिए। 39 में देखेंगे। 39 में सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में है भू राजस्व व्यवस्था, सूची 2 में है संबंधित व्यक्ति। पहला अस्थायी बंदोबस्त, बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी है महालवाड़ी। तो अस्थायी में कर्नवालिस था, रैयतवाड़ी में कर्नल रीड और मुनरो था, महालवाड़ी में कौन था? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड था। तो ऑप्शन सही है, का एक, दो का दो, सबके सामने सही है ये। 40 में देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। महालवाड़ी यानी जो पूरे गांव से लिया जाता था। इसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल थे आपको हम बता देते हैं। उस क्षेत्र में थे पंजाब थे, मध्य प्रांत थे, पश्चिम यूपी थे। तो इसमें हो जाएगा उत्तर पश्चिम के प्रांत सही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। मध्य भारत के कुछ भाग सही है, गंगा घाटी वो भी सही है, पंजाब ठीक है, मराठों का अधिकृत प्रदेश। तो इसका जो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 5 सभी थे शामिल। 41 देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बी में अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, सी में दक्कन काश्तकारी अधिनियम, डी में मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक। सूची 2 में है वर्ष, एक में 1885, बी में 1886, 3 में 1879, 4 में 1883। तो ये जो काश्तकारी अधिनियम आया था उस काश्तकारी नियम का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कब कब आया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? ये 1885 में आया था। अवध लगान का अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी कब आया था? 1886 में आया था। दक्कन काश्तकारी 1879 में आया था। मध्य प्रांत काश्तकारी 1883 में आया था, ध्यान रखेंगे। 82 है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम से लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? पहला ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है संस्कृत, डी है अंग्रेजी। इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी को।
43 में देखेंगे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहला, क्यों ने किसको कहा जाता है? यह वुड की घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन से, सैडलर आयोग 1913 के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच आया था उसके तहत, जिसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभापति के द्वारा लाया गया था जो वुड डिस्पैच कहलाया। 44 में है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है लाला लाजपत राय, सी है महात्मा गांधी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो यह गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही एक मतलब असहाय कदम था, जिसमें निःशुल्क शिक्षा की बात प्रत्येक के लिए किया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा होता है उस पर। 45 में शिक्षा का संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। कौन सा संबंधित शिक्षक कौन है, उसका पहचान करने का रहा शिक्षा संबंधित? ए है हार्टोग समिति 1929, बी है लिंडसे आयोग 1929, सी है अस्प्रू समिति 1934 और 4 है सार्जेंट योजना 1944। जो शिक्षा से कौन कौन है पहचान करिए। एक में है 1 2 3, बी में 1 2 4, सी में 1 2 3, डी में 1 2 3 4। तो ये जो सभी था ना, सब शिक्षा से संबंधित आयोग और समिति आया था। कौन कौन? हार्टोग समिति, लिंडसे समिति, अस्प्रू समिति, सार्जेंट योजना। तो ध्यान में रखें, क्वेश्चन से पूछ सकता है। 46 में किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग का छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? कौन सा सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? पहला है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, बी है ऊर्ध्वमुखी निस्यंदन सिद्धांत, सी है अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत, डी है ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत। तो इसका जो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। 47 देखेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए है चार्ल्स ग्रांट, बी है मार्समैन, सी है विलियम जोन्स, डी है जॉन मार्शल। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रांट। 48 में देखेंगे हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पश्चात पद्धति का उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है डेविड हेयर ने, बी है विलियम जोन्स ने, सी है मैकाले ने, डी है जॉन मार्शल ने। तो जो हिंदी कॉलेज कलकत्ता 1817 में स्थापित किया गया था प्रथम कॉलेज, धार्मिक शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था, तो किसने स्थापना की थी? तो 48 का जो होगा डेविड हेयर, जो ऑप्शन नंबर ए सही है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। 49 में देखेंगे भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या थे? ऑप्शन ए में है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, बी अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण कर लेना, सी है इंग्लैंड में आयात की जाने वाले भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात करना। तो परित सभी सभी होगा। यही सब के कारण क्या होता है, भारत में जो दस्तकारी उद्योग है वो पतन के कगार पे चला जाता है। पहला वो क्या करता है, बुनकरों को माल को कम से कम मूल्य पर लेता है, जिसमें ददनी प्रथा भी वो अपनाता है, पहली एडवांस देता, वह भी एक बहुत बड़ा इसमें कारण रहा था पतन होने में। अंग्रेजों को कच्चे माल पर नियंत्रण कर लेना, उसके बाद वस्तु पर, जो ब्रिटेन में जो वस्तु भारत का आता था, बहुत अधिक आयात कर लगा दिया, जिससे क्या हो गए, भारतीय वस्तु महंगे हो गए और ब्रिटेन के वस्तु सस्ते लगने लगे। 50 में देखेंगे भारत में अनौद्योगिकीकरण या प्राग औद्योगिकीकरण की अवधि थी। ए है 1757 से 1857, बी में 1800 से 1850, सी 1850 से 1947, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1800 से 1850। 51 में देखेंगे भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? एक में 1550 ईस्वी में, बी में 1650 ईस्वी में, सी है 1750 में, डी है 1850 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी, 1850 में आधुनिक उद्योग की स्थापना की गई थी, 1850 में, ध्यान रखेंगे।
52 में भारतीय बुनकरों को की दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है विलियम बेंटिंक, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंक के द्वारा कहा गया था कि जो भारतीय बुनकर हैं उनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, इनकी हड्डियों से धरती सफेद हो गई है भारत की। नेक्स्ट देखें 53, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम केरी और विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उसे श्री रामपुत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर स्थित कहाँ है? बंगाल में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, डी केरल में है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह श्रीरामपुर बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 54 में देखेंगे भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। क्यों भारत में रेलवे का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तु को तेजी से खपत और ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। बी में विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासन सूत्र का आबद्ध करना। सी में आंतरिक विद्रोह बाह्य विद्रोह के दौरान सेना को तेजी से आवागमन करना ऊपर से। ये सभी कारण थे भारत में रेलवे के निर्माण के। पहला जो हम लोग है तेजी से खपत और ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल को आपूर्ति करना, और दूसरा है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासन सूत्र में आबद्ध करना। उसका चौथा जो आंतरिक और बाह्य विद्रोह कहीं भी हो तो सेना को तेजी से वहां पर पहुंचाना। 55वां है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत एवं जननी की संज्ञा दी है? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है कार्ल मार्क्स, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है महात्मा गांधी। 55 का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 56 में देखेंगे पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? रिसरा बंगाल में, बी मुंबई, सी भड़ौज और डी सूरत। तो पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 56 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बंगाल में किया गया था। जो जगह है रिसदरा। 57 में देखेंगे पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ए है बिहार में, बी है बंगाल में, सी है महाराष्ट्र में, डी है तमिलनाडु में। तो लोहा इस्पात कहाँ हुआ था? सबसे पहले बिहार में हुआ था। और अगर पहला पटसन मिल बोला जाए तो बंगाल में हुआ था, यह भी ध्यान में रखेंगे। और सूती वस्त्र कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, यह भी ध्यान में रखेंगे। तीनों क्वेश्चन पूछ रहा है। 58 में देखेंगे बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह कथन किसका है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है बुकानन, सी है विलियम जोस, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो यह कथन कार्ल मार्क्स का नहीं, बुकानन का है। बुकानन ने कहा था, क्या कहा था कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया है। 59 देखेंगे भारतीय राजाओं द्वारा लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में वर्षा करता था। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आरसी दत्त का, बी है कार्ल मार्क्स का, सी है दादा भाई नौरोजी का, डी है इनमें से नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 59 का ये दादा आरसी दत्त कहे थे कि राजाओं से कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान है, क्योंकि सूर्य पानी लेता तो वर्षा के रूप में भूमि को ही देता है, लेकिन जो अंग्रेजों द्वारा कर लेना है वह बारिश है जो भारत में नहीं ब्रिटिश में जाकर कराता है। यह कथन था आरसी दत्त का। 60 में देखेंगे हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और जेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी थी? पहला है ए कार्ल मार्क्स, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है आरसी दत्त और डी है जॉन सुलिवान। तो 60 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन सुलिवान का कथन था कि हमारी पत्ती कुछ इस स्पंज की तरह काम करती है कि गंगा के तटों से सभी अच्छे चीजों को सोख लेती है और टेम्स कहाँ है? लंदन में है, नहीं समझेगा टेम्स, इसलिए वो कहाँ कर निचोड़ कर गिरा देती है, गिरा देती है। यानी ब्रिटिश, कहने का मतलब ब्रिटिश ही संबोधन है, कहने का मतलब वही है इसका। 61 में देखिएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार
कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ऑप्शन ए में कराची अधिवेशन 1931 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो जो मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित कराची का अधिवेशन जो 1961 ईस्वी में हुआ था, इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला है, देखिए वही पूछ दिया, कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 63 देखेंगे, सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में अकाल के संबंधित आयोग है और सूची 2 में है गवर्नर जनरल। तो अकाल के संबंधित कौन कौन से आयोग चलाए गए थे? ए है स्ट्रेची आयोग 1880 में, लियाल आयोग 1897 में, मैंडोनल आयोग 1900 ईस्वी में, वुडहेड आयोग 1943 से 44 में। और सूची 2 में है गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबेल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का 4। यानी स्ट्रेची आयोग 1880 के समय लिटन था, लियाल आयोग 1897 के समय लॉर्ड एलिगन था, वुडहेड आयोग 1943-44 के समय लॉर्ड वेवेल था। ध्यान में रखें। 64वां, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणात्मक अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? जो 20वीं सदी में है, कह रहा है जो भीषणात्मक अकाल 1942 तक कहाँ पड़ा था? ए है बंगाल में, बी है महाराष्ट्र में, सी है राजस्थान में, डी है गुजरात में। तो सबसे ज्यादा अकाल कहाँ पड़ा था? गुजरात में ही पड़ा था, सॉरी बंगाल में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? ए है जूट, 2 है कोयला, सी है लोहा एवं इस्पात, और डी है मशीन के पुर्जे, और 5वां सूती एवं कपड़ा। तो कह रहा उद्योग धंधे ब्रिटिश काल में कौन कौन से हुए? जूट का भी हुआ ही, कोयला हुआ ही, लोहा इस्पात हुआ ही, सिर्फ मशीन के पुर्जे यहाँ नहीं हुआ था, वह ब्रिटेन में हुआ था। 5वां सूती कपड़ा। तो 1, 2, 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। 67 देखेंगे, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वीके आरवीए राव, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। 67 देखेंगे, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? ए है 1879 ईस्वी में, ए है 1879 ईस्वी में, बी 1881 ईस्वी में, सी 1883 में, डी 1885 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में अकाल संहिता प्रचारित किया गया था। 68 है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय किया गया था? ए है लॉर्ड डफरिन के समय, बी है लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, डी है लॉर्ड मेयो के समय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो के समय। 69 में देखेंगे, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ किया गया? ऑप्शन ए है 1925 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन डी है 1858 में, डी है 1935 में। तो 1925 ईस्वी में रेल बजट को अलग से एडवर्थ कमेटी लाकर अलग कर दिया गया, यह भी ध्यान में रखेंगे। 1924 में। 70 में, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने? ऑप्शन ए है 1813, बी में 1833, सी में 1853, डी है 1858। तो यह जो उसको अधिनियम मिला था 1833 के अधिनियम में भारत में वह क्या कर सकता है? भूमि को खरीद सकता है एवं बस सकता है। तो आप सोच लीजिए उस समय मुगल बादशाह कौन थे 1833 के समय? अकबर ही होंगे, क्योंकि उनका 1806 से 1833 रहा है। 71 में है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आरजी भंडारक, रजनी पाम दत्त। तो इसके जो हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त हैं, आरसी दत्त, यही लिखे हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ। 72 में देखेंगे, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? ए है 1809 में, बी है 1913 में, सी है 1916 में, डी है 1919 में। तो सबसे प्रथम इस्पात का उत्पादन कब हुआ? 1913 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। अंग्रेज घुसपैठ ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में ई थॉमसन,
बी में डी गेराट, सी में हेराल्ड लास्की और डी में कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा तो ये नहीं बोला गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या बोला गया था? एक बोला गया था कि जो ब्रिटिश कंपनियां वो क्या हो चुकी है, इसका बन चुकी है, भारतीयों का सहायक बन चुकी है। उसके पहले एक और कथन आया था, वो भी हम लोग देखे थे। जो कथन क्या था, यहीं पर तो होगा। किसने रेलवे में स्थापना की जो आधुनिक उद्योग को उर्दू थे वो जननी की संज्ञा दी? ये कार्ल मार्क्स ही थे। तो इनका दो कथन था। तो इसका जो 73 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ही ने दिए थे। चौथा देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? पहला है भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजी की भर्ती, धन के निष्कासन, डी में लोगों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। तो इसका सही होगा धन के निष्कासन को ही दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। पांचवा 75वां है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? ऑप्शन ए है एमजी रनाडे, बी है रमेश चंद्र दत्त, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है सुरेश चंद्र बनर्जी। तो जो कथन है भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित प्रत्येक टकराते, यह कथन किसके द्वारा है? जवाहरलाल नेहरू, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो कुछ जो चीज है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी आपको बताए ही थे। 77वां है, भारतीय अर्थविदों में शामिल, भारतीय अर्थविद में कौन कौन शामिल है? एक में है दादा भाई नौरोजी, दो में है आरसी दत्त, तीन में है एमजी रनाडे, डी है डीएन गॉडगिल, पांच में गोपाल कृष्ण गोखले, केटी शाह। दादा भाई नौरोजी हम लोग जानते ही हैं, उनके द्वारा एक लेख लिखा गया था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दूसरा लिखा गया था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया था, आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से ये सभी जो अर्थविद हैं, तो एक और दो किस में शामिल है? सिर्फ ऑप्शन नंबर, अच्छा एक में है तो उसमें 5 नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी अर्थविद हैं। 78 देखेंगे, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ए है 1911 में, बी है 1913 में, सी है 1916 में, डी है 1923 में। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है 1903 में, बी है 1905 में, सी है 1907 में, डी है 1909 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी में पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसके ऊपर था, सर थॉमस हॉलैंड ने सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया था? कितना ईस्वी में? 1916 ईस्वी में किया था, यह भी ध्यान में रखेंगे। अब 80 देखेंगे, 80 में 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो 1925 में सरकार द्वारा भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनाया गया था? ए है एनी मर्चेंट, बी है टीएस गोस्वामी, सी है वीपी वाडिया, डी है एम विश्वेश्वरैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया को ही 1925 ईस्वी में भारत सरकार नहीं, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 81वां देखेंगे, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ए है आनंद मोहन बोस, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है फिरोज शाह मेहता। तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी ही किए थे, अंग्रेजी उपनिवेशन में ही लिखे थे। क्या लिखे थे? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। 82 में देखेंगे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड वेलेस्ली, डी है लॉर्ड लिटन। तो यह क्वेश्चन पहले भी आया है, सही होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बंबई से थाने में। 83, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत और अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? पहला है भारतीय हस्तलिपियों के निर्यात में वृद्धि, बी में भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, डी है नागरिक की संख्या में तीव्र वृद्धि। तो जो 19वीं शताब्दी में जो था भारत और अंग्रेजी शासन का बस एक ही परिणाम था
कि भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यही एक था। तो ऑप्शन नंबर सी में है भारत कृषि का वाणिज्यीकरण, जो आर्थिक तौर पर परिणाम रहा अंग्रेजों के शासन का। 84 में देखेंगे 1813 से पहले निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया। पहला है जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना, उन्हें ऊंचे दरों पर बेचना। बी में है भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। सी में भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। डी में मुक्त व्यापार नीति। तो इसका जो 84 का सही जवाब हो जाएगा डी है मुक्त व्यापार नीति। क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। तो मुक्त व्यापार नीति, इसमें सभी को कर दिया गया था। बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो तो सभी शोषण के लिए किया गया था, और जो चौथा नंबर ऑप्शन है मुक्त व्यापार नीति, इसमें शोषण का, भारतीयों के शोषण का हित नहीं था। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 85 में दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है। ए में है भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत का कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। बी में भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। सी है ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्य शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। डी में ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। तो जो ड्रेन थ्योरी था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई, उसमें मुख्य रूप से जो उसका अर्थ निकल रहा था, यह निकल रहा था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा वो ब्रिटेन निर्यातित किया जा रहा था, पहुंचाया जा रहा था, यही उसका अर्थ निकल रहा था, जिसके लिए भारत का कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था, यानी उसके एवज में भारत को कुछ दिया नहीं जा रहा था और यहां से उठाकर वह ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। तो 85 का ऑप्शन ए, चारों में से ऑप्शन ए उसका पर्याप्त अर्थ है। 86 देखेंगे भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज का संगठक थी। ए में लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। बी में भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाने वाली निधि। सी में भारत के बाहर युद्ध को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित में से कौन सही है, केवल एक और दो। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का, इसमें ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। जो होम चार्जेस था उसमें तीनों सही। जो पहला है लंदन में इंग्लैंड इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि था। भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये सभी सब होम चार्जेस से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। ऑप्शन ए है ईस्टर्न रेलवे, बी है मद्रास रेलवे, सी है अवध तिरहुत रेलवे, डी है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। डी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त एक में लिखा हुआ किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी में सही बात है, इसमें किसान को डायरेक्ट दिया जाता था, जो रैयत था उसी को इसमें भूमि दे दिया गया था। बी है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा क्या है, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी सही बात है। तो ये तीनों सही है। जो रैयतवाड़ी में किसानों द्वारा लगान सीधे लिया जाता था, सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, उसके बाद कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। 89 में देखेंगे, कथनों पर विचार करिए। दादा भाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन थी, क्या देन थी। पहला है कि उन्होंने इस बात पर अभिव्यक्ता की कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, सही बात है। दूसरा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि पर
जोड़ दिया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सब, ये तो सिर्फ अर्थवेद थे, आर्थिक वेद थे, तो ये दोनों 2 और 3 सही है। उन्होंने इन तीनों में से केवल एक सही लिखा हुआ, जो सबसे प्रभावी देन था। क्या था कि उन्होंने अभिव्यक्त किया यानी दर्शाया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 2 पुस्तक के माध्यम से, पहला इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख लिखे, दूसरा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा। उन्होंने यह भी दर्शाया था कि 1867-68 में 20 रुपये प्रति वर्ष भारत का पर कैपिटल इनकम है। 90 में देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय का व्यापारिक एकाधिकार कब खो दिया। ऑप्शन ए में 1793 का चार्टर एक्ट, बी में 1813 का चार्टर एक्ट, सी में 1833 के चार्टर एक्ट और डी में 1853। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया था, ओ नहीं, चाय का भी ना खो दिया, तो 1833 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 90 का सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़े। और एक बार आप खुद से बुक रखकर आप खुद से बनाइए, और जहां दिक्कत होता है आप वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए, या अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ कुछ बुक्स का भी आप हिंट ले सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।